नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड प्लस फाइनेंशियल एक्सप्रेस एनालिसिस में। इस वीडियो में हम एनालाइज करते हैं ऐसी खबरें जो आपके इनकम, आपके खर्चे और आपके इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू को अफेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कोई भी दूसरा मैं कहूँगा न्यूज़ यहाँ पे हम नहीं कवर करेंगे जो पॉलिटिक्स का हो या क्राइम का हो या किसी और चीज़ का हो। यहाँ पे अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद आती हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को भी लाइक कर दीजिए ताकि इसकी रीच और बढ़े और आपके फीड में भी ऐसे काम की वीडियोस और ज़्यादा आए। मैं एक ओवरव्यू देता हूँ आपको, हम क्या क्या आज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले है इंडिया नैरोज चाइनाज लीड इन 5G फोन कन्वर्जन। 5G फोन कन्वर्जन में इंडिया अब बहुत कम पीछे है चाइना से। इसके बाद जो दूसरा आर्टिकल है वो है इकोनॉमिस्ट सी 25 बेसिस पॉइंट रेट कट इन फेब्रुअरी। तो फेब्रुअरी में जो रेट कट होना है उसकी एक्सपेक्टेशंस काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। अब क्रूड ओवर सप्लाई लाइकली टू हिट 9,50,000 बैरल्स पर डे नेक्स्ट ईयर। IEA इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने कहा है कि ओवर सप्लाई होने वाला है क्रूड का, और बड़ी खुशखबरी है कि क्रूड ऑयल अगले साल और सस्ता होगा। ट्रम्प्स टैरिफ विल बैकफायर, ये एक एडिटोरियल है जो ट्रम्प टैरिफ्स आने वाले हैं उसके ऊपर। PSB लोन फ्रॉड्स अ 10% प्रॉब्लम बट अ 98% फाइनेंशियल क्राइसिस। तो यहाँ पे बात हो रही है पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लोन फ्रॉड्स की। तो देखेंगे क्या है पूरा आर्टिकल। गोल्ड में सी द बेस्ट ईयर इन डेकेड। ये आर्टिकल कह रहा है कि गोल्ड इस साल शायद 2024-25 जो है ये बेस्ट ईयर देखे पूरे डेकेड का, पूरे 10 साल का सबसे बेस्ट साल हो सकता है ये गोल्ड के लिए। एंड अवार्ड ऑफ हाईवे प्रोजेक्ट्स में जंप 50% जंप आ सकता है हाईवे प्रोजेक्ट्स में इस साल। इस फिस्कल ईयर की बात हो रही है, तो फिस्कल ईयर हमारा खत्म होगा कब? मार्च में। तो काफी बढ़िया जंप आ सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज तो बहुत खुश होंगी मुझे लगता है ये न्यूज देखकर। और अगला एडिटोरियल आर्टिकल है नो परमानेंट क्रच, fewer EV buyers availing subsidies is a sign of maturing market। की EV मार्केट जो है अब मेच्योर हो रहा है एंड सब्सिडीज जहां पे घट रही है तो सेल्स भी घट रही है। शुरुआत करता हूं अब मैं सबसे पहले आर्टिकल से। हमने ओवरव्यू ले लिया है कि चाइना जो है लीड करता है देखिए 5G फोन कन्वर्जन में, लेकिन इंडिया अब गैप को ना बहुत ही ज्यादा क्लोज कर चुका है। यस, इंडिया बड़ी तेजी से, बड़ी रैपिडली शिफ्ट कर रहा है स्मार्टफोन शिपमेंट्स 4G से 5G में आ रहा है ओवर पास्ट 12 मंथ्स। और जो शेयर है ना 5G फोन्स के इंडिया में टोटल स्मार्टफोन शिपमेंट्स में वो बहुत ऊपर जा चुके हैं। 57% था ये सेकेंड क्वार्टर में और अब हो गया है 83.4% Q2 में। सेम पीरियड में चाइना का जो 5G फोन शिपमेंट है वो इंक्रीज हुआ है फ्रॉम 89.5% टू 95.6%। तो टोटल शिपमेंट्स में इंडिया अब थोड़ा ही पीछे है चाइना से, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर जर्नी जो है यहाँ पे कंसिस्टेंट अपसाइड नहीं मिल रहा है। अगर एक क्वार्टर को दूसरे क्वार्टर से आप कंपेयर करते हैं तो कंसिस्टेंटली हम लोग ग्रो नहीं कर रहे हैं। अगर इंडिया को देखें, इंडिया की कॉन्ट्रास्ट में चाइना का जो शेयर है ना 5G फोन का वो 93.2% से थर्ड क्वार्टर में आया कितना? 89.8%। तो इंडिया जो है यहाँ पे शिपमेंट्स ऑफ 5G फोन की अगर बात करें 77% ऑफ ऑल स्मार्टफोन शिपमेंट्स जो थे फर्स्ट क्वार्टर में Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025, यहाँ पे 77% जो स्मार्टफोन्स थे जो शिप हुए वो कौन से थे? 5G स्मार्टफोन्स, विच मीन्स जो इनका शेयर है वो 7 परसेंटेज पॉइंट से बढ़ा है। Q2 की अगर बात करें तो 5G स्मार्टफोन शिपमेंट्स रीच 38.4 मिलियन, 3,84,00,000, हाईएस्ट एवर सिंगल क्वार्टर शिपमेंट था 5G स्मार्टफोन्स का। और इंक्रीज हुआ कितना? 43% का यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और 53% ग्रोथ आई ईयर ऑन ईयर। तो एज अ रिजल्ट CLSA ने एस्टिमेट किया है कि करीब 250 मिलियन 5G स्मार्टफोन्स ऑलरेडी हैं हमारे देश में। 250 मिलियन कितने हो गए? 25 करोड़। एंड रिलायंस जियो एंड भारती ने पोजीशन कर दिया अपने आप को इस तरीके से, दोनों जो कंपनीज हैं हमारी टेलीकॉम कंपनीज, कि ये अपना कस्टमर बेस जो है ये एक्सपैंड करते रहेंगी। 5G का जो जितना भी कस्टमर बेस आने वाला है वो इनके पास ही आएगा मैक्सिमम। और यहाँ पे इनका जो एवरेज रेवेन्यू है पर यूजर वो भी बढ़ेगा। ये एक मेट्रिक है ARPU, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब भी किसी टेलीकॉम कंपनी को एनालाइज करते हो ना तो देखते हो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, एक यूजर से कितना रेवेन्यू आ रहा है। तो मैं कहूंगा मेरे 100 यूजर्स हैं और तुम कहोगे मेरे 60 हैं, लेकिन मैं 1 से 10 रुपए कमाता हूं, तुम 1 से अगर 20 रुपए कमाते हो, राइट, तो तुम मेरे से ज्यादा पैसे कमा रहे हो ओवरऑल। और पर यूजर इसलिए देखना बड़ा जरूरी है कि कहीं डेड यूजर्स तो नहीं है जिन्होंने सिस्टम लगा रखा है, रिचार्ज नहीं कराते हैं। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट मेट्रिक है। तो ये प्रोजेक्शन है कि जो हमारा स्मार्टफोन बेस है जो 600 मिलियन है, ये ग्रो होकर हो जाएगा 695 मिलियन FY25 में, और 950 मिलियन हो जाएगा
2026-27 में बल्क ऑफ मार्केट हमारा कवर कर चुका होगा 2026-27 तक। मतलब मैक्सिमम लोगों के पास स्मार्टफोन होंगे ही होंगे। मीनवाइल जो नंबर ऑफ 2G सब्सक्राइबर्स हैं वो और डिक्लाइन होने वाला है। अगर आप देखें सेल लोअर एंड स्मार्टफोन्स का, जो सस्ते स्मार्टफोन्स हैं वो बहुत कम हो गए हैं पहले से, और 4G फीचर्स फोन भी बहुत कम हो चुके हैं। तो एस्टिमेट्स ये हैं कि जो शिपमेंट्स हैं जियो भारत 4G फोन्स के वो 3.3 मिलियन पर आ चुके हैं, जो पहले पीक पर 21 मिलियन शिपमेंट थी जहां पे। एंड 4G शिपमेंट्स जो हैं वो भी काफी डिक्लाइन हुए हैं पहले से, फ्रॉम 7.9 मिलियन थे पहले, जो अब 7.7 मिलियन हो गए हैं। तो इन कंपैरिजन जो 4G शिपमेंट्स हैं Q2 FY24 में ये है 18.7 मिलियन। तो हम बहुत ही रैपिड ग्रोथ देख रहे हैं इंडिया के स्मार्टफोन इंडस्ट्री में। इकोनॉमिस्ट सी अ 25 बेसिस पॉइंट रेट कट इन फरवरी। अब बहुत ही ये बढ़िया एक्सपेक्टेशंस हैं, लेकिन आई होप कि ये एक्सपेक्टेशंस पूरी भी हो। जो लेटेस्ट हेडलाइन इन्फ्लेशन रेट है इस टाइम पे ये कितना आया है 5.48%, पहले 6.4% हो गया था, लेकिन अब फिर से टारगेट के पास जा रहा है धीरे धीरे, और एक्सपेक्टेशन यही है कि ये 6% के नीचे रहने वाला है अपकमिंग मंथ्स में भी। इकोनॉमिस्ट एंड मार्केट्स बेट कर रहे हैं कि कट आने वाला है पॉलिसी रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट का बाय आरबीआई रेट सेटिंग बॉडी। कौन सी बॉडी है आरबीआई की जो रेट कट्स और रेट हाइक्स करती है? वो होती है मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, एमपीसी। फरवरी मीटिंग में ये चीजें होने वाली हैं। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन अगर आप देखेंगे ना तो ये 6% के नीचे जा चुका है नवंबर में, एंड आरबीआई का जो टॉलरेंस बैंड है 2 से 6% का है कि यार ये 2% से ऊपर रहे, 6% से नीचे रहे। तो थैंक्स टू मॉडरेशन इन फूड प्राइसेस, जो खाने पीने की चीजें हैं ना, इनके दाम में नॉर्मलाइज, जब थोड़ी सी कमी हुई है, अभी थोड़ी से घटे हैं, तब जाके ये इन्फ्लेशन का जो डेटा है ये नॉर्मल आया है। कोर इन्फ्लेशन तो सही है हमारा। कोर इन्फ्लेशन कितना है हमारा? देखिए ये 3.7% आया नवंबर में, एंड उसके पहले 3.8% था। कंपैरिजन में जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है वो 6.2% आया एज कंपेयर टू 5.49% जो सितंबर में था। तो आरबीआई रेट कट्स एक्सपेक्ट, आरबीआई से आप रेट कट्स एक्सपेक्ट कीजिए फरवरी 2025 में। तो सारे मेरे व्यूअर्स के लिए बहुत बढ़िया है। उनके जितने भी डेट हैं, लोन हैं, या फिर आगे अगर वो लोन लेने का सोच रहे हैं, घर लेने का, कार लेने का, तो चीजें सस्ती हो सकती हैं हमारे लिए, हम लोगों को काफी राहत मिल सकती है यहाँ पे। और इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू को भी फर्क पड़ना चाहिए। मतलब अगर आज आपने रिलायंस में पैसा लगाया फॉर एग्जाम्पल, या किसी भी स्टॉक में लगाया पैसा, तो डेट तो सबके पास ही होना चाहिए, राइट? जितनी भी बड़ी कंपनीज है कैपिटल इंटेंसिव डेट पे काम करती है, तो इनके कॉस्ट पे भी काफी ज्यादा डिफरेंस आएगा, इनके प्रॉफिट पे भी काफी डिफरेंस आ सकता है अगर रेट कट होता है यहाँ पे। तो ये काफी बढ़िया एक्सपेक्टेशंस लेके चल रहे हैं इस वक्त, बट आई होप कि एक्सपेक्टेशंस पूरे हों। तो यहाँ पे जितने भी बैंक्स के इकोनॉमिस्ट हैं, एग्जीक्यूटिव, वो कह रहे हैं कि हम 25 बेसिस पॉइंट मतलब 0.25% का रेट कट एक्सपेक्ट कर रहे हैं फरवरी मीटिंग में, और क्यूमुलेटिव मतलब मिला जुला करके 0.75% का रेट कट हो जाना चाहिए इस साइकिल में, इनका कहना है, कीपिंग एन आई ऑन डॉलर एंड डॉलर लिक्विडिटी। तो ये एक्सपेक्ट कर कि हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है ये क्या करेगा, इन्फ्लेशन रेट नॉर्मलाइज हो जाएगा टू 4 to 5%, एंड इससे इंडिया का जो रेट कट का केस है वो बहुत ही स्ट्रांग होगा, क्योंकि हमारा जीडीपी भी देखिए काफी वीक आ रहा है। तो जीडीपी को अगर बूस्ट देना है तो क्या चाहिए? उसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, पैसा चाहिए। पैसा, इन्वेस्टमेंट, यार मार्केट में अगर आप पैसे को इतना महंगा कर दोगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना बढ़ा के रखोगे, तो कैसे आएगा? कोई भी इस रेट पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहेगा, राइट? अगर आज रिलायंस या अडानी को ही कुछ इन्वेस्टमेंट करना है फॉर एग्जांपल, या किसी भी बजाज को इन्वेस्टमेंट करना है, तो करेंगे तो वो लोन से, और लोन इतना ज्यादा एक्सपेंसिव अगर होगा तो वो नहीं करना चाहेंगे एक्सपेंशन। वो कहेंगे यार छोड़ो, अगले साल करेंगे ना, अगले साल तो रेट कट होगा ही, कभी ना कभी तो महंगाई कम होगी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। क्रूड ऑयल ओवर सप्लाई लाइकली टू हिट 9,50,000 बैरल पर डे नेक्स्ट ईयर। अब देखिए मैं ये बता रहा हूं कि क्रूड ऑयल में ओवर सप्लाई हो सकती है, इस आर्टिकल का ये कहना है। ऑयल में ओवर सप्लाई होगी, किसी भी चीज की सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाए ना तो उसकी चाह बड़ी कम रहती है, राइट? तो डिमांड यहां पे इतना तो नहीं बढ़ने वाला अगर ओवर सप्लाई क्रिएट हो रहा है, इसका मतलब तो प्राइजेस क्या होने चाहिए? क्रूड ऑयल के प्राइजेस नीचे आने चाहिए, और जब प्राइस नीचे आएंगे तो इंडिया को तो बड़ा फायदा होगा। लेकिन क्या हमारे पेट्रोल डीजल के दाम सस्ते होंगे? देखिए वो आप भूल जाइए, वो आप कुछ कह ही नहीं सकते इसके बारे में। एक टाइम ऐसा भी था जब क्रूड ऑयल $120 से जाकर के $10 पे आ गया था, $20 पे आ गया था पर बैरल, जो 2005 के प्राइजेस थे बेसिकली। लेकिन क्या हमारे पेट्रोल के दाम घटे थे? नहीं। तो वो नहीं हो सकता, वो डिसीजन गवर्नमेंट का होता है, वो फ्री मार्केट फोर्सेस डिसाइड नहीं करते हैं।
क्रूड ऑयल के प्राइसेस को फ्री मार्केट फोर्सेस डिसाइड कर रहे हैं, लेकिन जो पेट्रोल डीजल हमें मिल रहा है प्रोसेस होकर, इसके प्राइस को कौन डिसाइड करता है? गवर्नमेंट डिसाइड करती है। ग्लोबल मार्केट्स एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये ऑयल सरप्लस देखेंगे 9,50,000 बैरल्स का पर डे 2025 में, और यहाँ पे सप्लाई कट जो है एक्सपेक्टेड है ओपेक प्लस द्वारा। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का ये कहना है कि यहाँ पे इंडिया के लिए बहुत फेवरेबल रहने वाला है, क्योंकि हमारे को तो भाई पूरा ऑयल जो है इंपोर्ट करते हैं हम लोग। 85% हमारा क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट हम लोग को इंपोर्ट करना पड़ता है, बाहर से खरीदना पड़ता है, डॉलर में पे करना पड़ता है, बहुत बड़ा डॉलर बिल भी आता है इसके वजह से। एंड क्योंकि हमें अभी जीडीपी ग्रोथ पे फोकस करना है, तो एनर्जी तो चाहिए। विदाउट एनर्जी हम कैसे जीडीपी ग्रोथ कर पाएंगे? और एनर्जी सस्ती हुई तो काफी हेल्प मिलेगी हमें ग्रो करने में। तो जो की अनसर्टेनिटी है ट्रेजेक्ट्री ऑफ ओपेक प्लस क्रूड सप्लाई के लिए, वो रहता है रिमेन्स द लेवल ऑफ कंप्लायंस विद द अग्रीड टारगेट्स। और जो कलेक्टिव आउटपुट है वो 6,80,000 बैरल पर डे अबव टारगेट्स दिखा रहा है नवंबर में। एंड ओपेक प्लस क्या है? ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। और इसके आगे जब प्लस लगा देते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में, तो इसमें रशिया और दूसरी कंट्रीज भी आ जाती हैं। तो इन्होंने अग्री करते हैं लोग। ये लोग देखिए प्राइस को पूरा मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, सप्लाई को चेंज कर करके। तो यहाँ पे ये अब देखोगे 1 साल से सप्लाई को सऊदी अरेबिया कट किए जा रहा है कि मतलब आप ये सोचिए, ऐसी चीज, ऑयल का डिमांड इस टाइम पे बहुत वीक है, लेकिन फिर भी प्राइस ऊपर ही है। क्यों? वो प्राइस ऊपर रख रहे हैं सप्लाई को कट कर करके, बार बार सप्लाई कट कर रहे हैं। इसके अलावा वॉलेटिलिटी वेस्ट एशिया में जो आ रही है सप्लाई को लेकर के, इन अ सेंस की क्रूड ऑयल तो है, लेकिन जो क्रूड ऑयल जिस रास्ते से इंडिया आता है, अगर वहां पे टर्मिनल हो जाए ईरान, वेस्ट एशिया में इजराइल का या किसी और का, तो इससे सप्लाई डिस्टर्ब हो सकती है। तो इसके वजह से भी क्रूड ऑयल जो है थोड़ा जैसे नीचे आता है, फिर हम देखेंगे वॉलेटिलिटी आ जाती है और ये प्राइस ऊपर आ जाता है। तो ओपेक प्लस नेशन ने एग्री किया है टू एक्सटेंड 2 सेट्स ऑफ वॉलंटरी प्रोडक्शन कट। इन्होंने कहा है कि हम प्रोडक्शन कट करेंगे क्रूड ऑयल का सप्लाई को कम करने के लिए, ताकि प्राइस और नीचे ना आए। तो ऑफिशियल्स जो हैं, लेकिन वो डर रहे हैं सडन चेंज ऑफ इन क्रूड ऑयल प्राइसेस की वजह से। उन्होंने इंडिकेट किया कि जो इंडियन रिफाइनर है वो अश्योर्ड है अनइंटरप्टेड क्रूड ऑयल सप्लाईज के लिए डिस्काउंट रेट पे। यस, इंडियन रिफाइनर्स को तो भैया डिस्काउंट रेट पे क्रूड ऑयल मिल रहा है रशिया से, ठीक है। एवरेज डिस्काउंट अगर रशियन यूरल्स का आप देखेंगे ना, तो वो है एट 12.1 बैरल पर बैरल। तो यहाँ पे इन द 3 months लीडिंग अप टू अक्टूबर, यहाँ पे ओपेक प्लस सप्लाईज में राइज। ये क्या कह रहे हैं? ओपेक प्लस क्रूड ऑयल प्रोडक्शन जो है ना, ये बढ़ सकता है अगर लीबिया, साउथ सुडान एंड सुडान ये सस्टेन कर पाते हैं अपना प्रोडक्शन। एंड कजाकिस्तान जो है ये 2,60,000 बैरल्स पर डे टेंजिग एक्सपेंशन जो है इसका, ये ऑनलाइन अगर आ जाता है तो बेसिकली यहाँ पे बड़ी जो कंट्रीज है ना, सऊदी अरेबिया, ये तो कह रही है सप्लाई कट करो। छोटी कंट्रीज कह रही है कि भाई देखो, जिस भी दाम पे क्रूड ऑयल बिक रहा है, हम तो प्रोडक्शन बढ़ाएंगे क्योंकि हमें पैसों की जरूरत है, राइट। हम छोटे सप्लायर्स हैं, हम लोगों के पास बहुत ज्यादा क्वांटिटी में क्रूड ऑयल नहीं है, तो हमें तो बढ़ाना होगा अपने सप्लाई को, एंड वो हम करेंगे। तो इसी की वजह से ओवर सप्लाई तो क्रिएट होना ही है, आईईए ये एक्सपेक्ट कर रहा है। बल्क ऑफ सप्लाई ग्रोथ देखिए कहां से आएगा? नॉन ओपेक कंट्री से, यूएस, ब्राजील, कनाडा, गुयाना, अर्जेंटीना। ये 1.1 मिलियन बैरल्स पर डे के हिसाब से क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस आउटपुट प्रोड्यूस करने वाले हैं। तो ये एक ऐसी चीज है कि सऊदी अरेबिया कंट्रोल नहीं कर सकता कि वो खुद अपना सप्लाई कट कर दे, लेकिन बाकी लोगों को नहीं हमेशा रोक पाएगा। ग्लोबल डिमांड की बात करते हैं। चाइना सबसे बड़ा, मैं कहूंगा, इंपोर्टर था ऑयल का पूरी दुनिया में, जो बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ है इस वक्त। चाइना से बहुत अच्छी डिमांड नहीं है, और जिसकी यही तो रीजन है कि आप देखेंगे इतना जो हमारा क्रूड ऑयल है, ये इसीलिए इसकी ओवर सप्लाई क्रिएट हो रही है। सबसे बड़ा डिमांड ही ठंडा पड़ गया। एंड इसके बाद डेवलपिंग इकोनॉमी जैसे कि नाइजीरिया, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, अर्जेंटीना, इन्होंने इनका जो है टिल्टेड कंसेंसस है टुवर्ड्स सॉफ्टर आउटलुक। तो जो रिलेटिवली सबड्यूड पेस है ग्लोबल ऑयल डिमांड ग्रोथ का, ये 2025 तक रहने वाला है, और ये एक्सेलरेट होगा मॉडेस्टली फ्रॉम 8,40,000 बैरल्स पर डे इन 2024 टू 1.1 मिलियन बैरल्स पर डे, विद ओवरऑल कंजम्पशन जो है ये 103.9 मिलियन बैरल्स पर डे रीच कर जाएगा। तो यहाँ पे वी हैव टू सी कि क्या होता है, एंड क्या हमारे पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। ट्रम्प्स टैरिफ विल बैकफायर। यूएस प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप जो हैं काफी कमिटेड हैं कि हाई टैरिफ लगाएंगे अगर आप यूएस में कुछ भी इंपोर्ट करते हो, या फिर थ्रेट तो दिया इन्होंने टैरिफ को कि ये बेंड करेंगे यूएस ट्रेडिंग पार्टनर्स को, अपने मर्जी के हिसाब से उन्हें नचाएंगे टैरिफ की धमकी पे।
अब देखिए उन्होंने कनाडा मैक्सिको पे बात कर दी फर्स्ट डे की 25% टैरिफ लग जाएगा, राइट। चाइना पे 10% एडिशनल लगेगा। इन्होंने प्रीवियसली एडवोकेट किया 60 से 100% टैरिफ चाइना से इंपोर्ट करने पे, 10 से 20% बाकी दूसरी एलाइज से भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने पे। तो कुछ कंट्रीज है वो रिटेलिएट करेंगी अपनी खुद की टैरिफ्स लगा करके, और दूसरी जो है वो नेगोशिएट करेंगी एग्जेम्पशन। और ये क्या करेंगे, ये करेंगे कि भाई ऐसा जो प्रोडक्ट हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना यूएस में, एक काम कीजिए इसमें से कुछ प्रोडक्ट हम यूएस में ही बनाते हैं, यहीं पे यूएस में इन्वेस्टमेंट करते हैं, और इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि यूएस में थोड़ी जॉब्स क्रिएट होंगी पहले से ज्यादा। जो थर्ड पॉसिबल रिस्पॉन्स है वो है पर्टिकुलरली रेलेवेंट फॉर चाइना, वो है ऑफशोरिंग, जहां पे फर्म्स शिफ्ट करती है प्रोडक्शन उन कंट्रीज में जहां पे लोअर यूएस टैरिफ है। जैसे कि चाइना पे आपने फॉर एग्जांपल 50% का टैक्स लगा दिया, चाइना के बगल में वियतनाम है, अब चाइना के बगल में वियतनाम है, वियतनाम पे टैक्स 5% है, तो चाइना अपना प्रोडक्शन बहुत ही तेजी से, बहुत स्पीड से वियतनाम शिफ्ट करता है और वहां से एक्सपोर्ट करने लग जाता है यूएस को। तो ये भी एक फैक्टर रहेगा, बाकी कंट्रीज ये भी करने वाली हैं। तो रशिया की अगर बात करें तो क्लोजर टाइज है इनके चाइना के साथ, और इजी सेल है इनके पास। रशियाज एक्सपोर्ट टू चाइना 63% बड़ा है, और रशियाज एक्सपोर्ट टू इंडिया भी आप देखो काफी बड़ा है। एक्चुअली रशिया के ऊपर भले ही बैन हो, लेकिन रशिया बहुत ही क्लेवरली, आप देखिए जो इसके बड़े बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं इनके साथ अपने ट्रेड को काफी ज्यादा ग्रो कर पा रहा है। अगर बायलेटरल टाइज के बियॉन्ड भी देखें तो चाइना और रशिया जो है अपने ट्रेड को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, फाइनेंस कोऑपरेशन को बढ़ाना चाहते हैं ब्रिक्स के थ्रू, एंड यहाँ पे बाकी सारी काफी सारी कंट्रीज है जिसको ये साथ में ब्रिक्स में लेकर आना चाहते हैं। तो बहुत सारी कंट्रीज हैं जो रिलेक्टेंट हो चुकी हैं टू टेक साइड्स इन यूएस चाइना राइवलरी, एंड ये मेंटेन करना चाहते हैं ट्रेड टाइज दोनों के साथ। वो कह रहे हैं यार यूएस और चाइना में आप ये मत बोलो कि हम दोनों में से सिर्फ एक को चूज करो, ये नहीं हो सकता, हमें दोनों को ही साथ में लेकर चलना पड़ेगा, हमें अपनी कंट्री के बारे में सोचना है। तो सो फार अगर आप देखें इंडिया एक्सेप्शन है टू द रूल अमंग इमर्जिंग डेवलपिंग इकोनॉमीज, जिनके एक्सपोर्ट्स, इंडिया का एक्सपोर्ट्स टू द वेस्ट काफी तेजी से बढ़ा है टू एक्सपोर्ट्स टू रशिया एंड चाइना सबसे पहले तो, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखें ट्रंप जो है ये चेंज हो सकता है कब, जब ट्रंप इंपोज करे अक्रॉस द बोर्ड इंपोर्ट टैरिफ। यहाँ पे यूरोप की बात करूं, चाइना की बात करूं, तो इन्होंने हंगरी पर नजर डाली है जहां पे चाइनीज इलेक्ट्रिक व्हीकल मेकर BYD बिल्ड कर रहा है नई फैक्ट्री। एंड ये क्या करना चाहता है, ये चाहता है कि यूरोप में जो टैक्सेशन लग रहा है ना काफी ज्यादा चाइना पर, ये उसको बाईपास कर सके, यूरोप में मैन्युफैक्चरिंग करे और कार्स वहीं पर बेचे। तो बियॉन्ड एलिनेटिंग फ्रेंड्स एंड पार्टनर्स, ट्रम्प के जो टैरिफ हैं दे विल प्रोबेबली फेल टू एडवांस हिज अपैरेंट गोल ऑफ रिड्यूसिंग ट्रेड डिफिसिट। तो इनका ये कहना है कि अगर अभी अपने दोस्तों को आप दूर कर दोगे, ठीक है, एंड टैरिफ लगा दोगे सबके ऊपर, तो इससे आपका जो अपैरेंट गोल है ना कि हमें ट्रेड डिफिसिट कम करना है, मतलब एक्सपोर्ट ज्यादा करना है, इंपोर्ट को कम करना है, ये तो कभी नहीं हो पाएगा। अगर दूसरी कंट्रीज भी रिटेलिएटरी टैरिफ लगा देती है तो जो टोटल एक्सपोर्ट है यूएस से एंड ग्लोबल ट्रेड ओवरऑल जो है वो डिक्लाइन होगा। एंड हाई यूएस टैरिफ मतलब हाई टैक्सेस अगर यूएस लगा देता है इंपोर्ट पे, तो इससे क्या होगा, यूएस का इन्फ्लेशन भी बहुत ऊपर हो जाएगा। आज अगर इंडिया में आने वाली हर चीज पे 100% का टैक्स लगा दे, हर चीज पे फ्लैट टैक्स लग जाए, टैरिफ लग जाए, तो हमारा इन्फ्लेशन तो पता नहीं डबल डिजिट भी कहां पीक पर जाएगा, राइट। कोई सेंस ही नहीं है इस बात की। तो वी हैव टू सी कि ट्रम्प क्या करना चाहते हैं, पूरी दुनिया पे वो क्या लगा पाएंगे इस तरीके के टैरिफ्स, ये तो बड़ा सुसाइडल सा लगता है। PSB लोन फ्रॉड्स अ 10% प्रॉब्लम बट 98% फाइनेंशियल क्राइसिस। क्या कह रहा है ये एक बार जानते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो है ना इंडिया में, इनको प्रॉब्लम हो रही है ग्रोइंग नंबर ऑफ फ्रॉड केसेस से, जहां पे बोरोअल अकाउंट फ्रॉड्स 10% है सिर्फ टोटल नंबर ऑफ फ्रॉड केसेस के, लेकिन 98% ऑफ वैल्यू जो है ना फ्रॉड की, पैसों की जो वैल्यू है वो इन्हीं में हो रही है जो 10% है, ठीक है। तो 10% जो फ्रॉड केसेस है वो 98% वैल्यू ले रहे हैं फ्रॉड की। तो बोरोअल फ्रॉड बैंक्स को हम लोग लोन फ्रॉड भी बोलते हैं, जहां पे कोई डिसीफुल एक्ट से आप क्या करते हो, कोई इंडिविजुअल या एंटिटी फॉल्स इंफॉर्मेशन देती है और लोन और क्रेडिट ले लेती है, अपने इनकम, एसेट या एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स को मैनिपुलेट करती है ये, और लेंडर को क्या करते हैं, ये धोखा देकर के लोन प्रोसेस करवा लेते हैं, ठीक है, जो अदरवाइज इन्हें लोन तो वैसे तो मिलेगा नहीं सीधी तरीके से। तो इन कॉन्ट्रास्ट अगर आप देखें, जो नॉन बोरोअल फ्रॉड्स हैं जैसे कि फॉर्जरी, मिस अप्रोप्रिएशन या मैनिपुलेशन कर दिए बुक्स के, डाइवर्जन कर दिए, मिसवीसेंस कर दिया, ये 90% केसेस ये हैं फ्रॉड के, लेकिन सिर्फ 2% जो लॉस है बैंक को इससे हुआ है। 98% फ्रॉड केसेस ये हैं, लेकिन इतने छोटे हैं कि 2% पैसा जो गया है वो इनमें गया है, 98% पैसा गया है बाकी दूसरे फ्रॉड्स में, जो बहुत ही कम कॉन्स्टिट्यूट करता है ओवरऑल शेयर जिसका। तो नॉन बोरोअल फ्रॉड जो है जैसे डिजिटल, साइबर, ये डोमिनेट करते हैं 96% ऑफ केसेस, ठीक है, लेकिन
जो अकाउंट है इनका अगर आप देखेंगे सिर्फ 22% है फ्रॉड वैल्यू का। तो लेटेस्ट डेटा में हम ये देख रहे हैं कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक मीटिंग की, ठीक है, पीएसबी ऑफिशियल्स के साथ और दूसरी मिनिस्ट्रीज के साथ, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के साथ, सीबीआई के साथ, और डिस्कस किया कि किस तरीके से हम ये जो इन्वेस्टिगेशन है ना बैंक फ्रॉड्स में, इन पे जल्दी से हम लोग थोड़ा शिकंजा कसें कि किस तरीके से हम इन्हें पकड़े और रोक भी पाए। ये जो फ्रॉड करने का इनका तरीका है इसे स्टडी करके। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मास्टर सर्कुलर आया ऑन फ्रॉड्स क्लासिफिकेशन एंड रिपोर्टिंग, बैंक्स को रिक्वायर्ड है कि वो रिपोर्ट करे केसेस इन्वॉल्विंग देयर ओन एम्प्लॉयज टू सीबीआई या लोकल पुलिस अगर फ्रॉड सस्पेक्टेड है तो। सीबीआई लोकल पुलिस पे जा सकते हैं बैंक्स अगर आप फ्रॉड कर रहे हो तो। एंड इन्होंने कुछ अमेंडमेंट्स भी करने की यहाँ पे कोशिश की है जो प्रोटेक्ट करेंगे बैंकर्स को फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन फॉर बोनाफाइड डिसीजंस, तो जिससे पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट हो। तो आरबीआई ने वार्न किया था बैंक्स का कि लैक्स ऑफ अकाउंट्स जो है मिसयूज हो रहे हैं फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन के लिए। और आप ये देखिए प्राइवेट सेक्टर में बहुत कम है, लेकिन पब्लिक सेक्टर जहां पब्लिक का पैसा है ना, हमारा पैसा है, वहां ज्यादा है, राइट? क्योंकि पैसा जब किसी और का हो तो ठीक है, थोड़ा आप केयरलेस रहते हो, राइट? गोल्ड में सी बेस्ट ईयर इन अ डेकेड। गोल्ड क्लाइम कर चुका है 30% 2024 में। 7,300 रुपए पर ग्राम का रेट चल रहा है इस टाइम पे इंडियन मार्केट्स में। एंड ये बेस्ट कैलेंडर ईयर है गोल्ड का पिछले 10 सालों में, सजेस्ट कर रहा है कौन? वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल। एनालिस्ट कह रहे हैं कि 2025 तक हो सकता है ये सेम चीज कैरी ना रहे, लेकिन 2024 में बहुत ही बढ़िया गोल्ड हमें डिमांड देखने को मिली सेंट्रल बैंक की तरफ से। अब जब किसी भी चीज का दाम बढ़ता है ना, तो या तो उसकी सप्लाई बड़ी कम होने वाली होती है, कम हो रही होती है, या तो फिर उसका डिमांड बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा होता है। तो गोल्ड के केस में ये रहा कि सेंट्रल बैंक्स ने जम करके गोल्ड बाइंग की है दुनिया भर में। 694 टन आप देखिए यहाँ पे गोल्ड बाय किया है सेंट्रल बैंक्स ने। इमर्जिंग मार्केट्स के सेंट्रल बैंक, इमर्जिंग मार्केट्स क्या हो गया? जैसे डेवलपिंग कंट्रीज की यहाँ बात हो रही है, जैसे कि इंडिया, चाइना, इन्होंने डोमिनेट किया है गोल्ड मार्केट में। टर्की और पोलैंड ने तो 72 टन और 69 टन ऐड किया अपने गोल्ड रिजर्व्स में। आरबीआई ने ऐड किया 27 टन एंड अपने परचेजेस को लेकर आ गए हैं 77 टन टिल मंथ। इंडिया जो है नेट बाइंग कर रहा है, इसमें 5 गुना ज्यादा बाइंग की है इन्होंने गोल्ड में। एशियन इन्वेस्टर्स करेंटली लगातार यहाँ पे आप देखेंगे बाय कर रहे हैं किसको? गोल्ड को। 2025 का क्या आउटलुक है? तो ज्यादातर एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2025 को टू बी अ वेरी चैलेंजिंग ईयर फॉर गोल्ड, क्योंकि ये फेस करते हैं मल्टीपल हेडविंड्स एंड अमंग देम डोनाल्ड ट्रम्प्स प्रेसिडेंसी और इनका जो इंपैक्ट है ग्लोबल इकोनॉमी पर एंड फाइनेंशियल मार्केट्स पर, ये भी काफी इंपैक्ट करेगा। जो डेवलपमेंट्स है चाइना में, वन ऑफ द बिगेस्ट कंज्यूमर जो है गोल्ड का, वो एक बहुत ज्यादा की मॉनिटरेबल है। चाइनीज कंज्यूमर्स और WGC नोट्स ये जो है साइडलाइंस पर हैं इन द लास्ट फ्यू मंथ्स। जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने सपोर्ट प्रोवाइड किया है इसे। अगर आप इन डायनेमिक्स को देखते हैं तो ये बिल्कुल अभी डिपेंड करते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट्स पे ऑफ ट्रेड एंड स्टिमुलस। बहुत ही सारे थ्रिल सीकिंग इन्वेस्टर्स है जिनको ना थ्रिल चाहिए, मजा चाहिए, ठीक है? तो ये मजे के लिए क्या कर रहे हैं? WGC बिलीव करता है कि ये अर्ली वेव आने वाला है रिस्क ऑन फ्लोज का, यहाँ पे सबसे पहले ही एंट्री करेंगे। एंड काफी सारे रीजंस होते हैं जो गोल्ड के प्राइस को अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे जरूर कमेंट सेक्शन में आप बताइए ऐसे क्या फैक्टर्स हैं, ठीक है, इकोनॉमिक फैक्टर्स जो गोल्ड के दाम को आज अफेक्ट करेंगे कि आप गोल्ड को बाय करने लग जाओगे। एंड 2025 में गोल्ड फिर से बढ़ सकता है। उसी रीजंस आपको उसी का रीजन बताना है। अवार्ड ऑफ हाईवे प्रोजेक्ट्स में जंप 50% दिस ईयर। हाईवे प्रोजेक्ट्स 50% बढ़ सकते हैं। गवर्नमेंट टारगेट कर रही है कि 12,900 किलोमीटर के हाईवे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे अवार्ड करने वाली है। 50% यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा। अगर करंट ईयर में देखोगे तो 3,000 किलोमीटर या उससे थोड़ा सा कम ही एक्चुअली एलोकेशन हुआ है। तो फर्स्ट क्वार्टर में सिर्फ 95 किलोमीटर हाईवेज अवार्ड हुए थे, क्योंकि इलेक्शन था। तो इलेक्शन के टाइम पे वैसे भी आप ये सारी चीजें नहीं कर पाते हो, तो गवर्नमेंट पे काफी ज्यादा मैं कहूंगा पाबंदियां भी रहती है कि आप नए पॉलिसीज और प्रोजेक्ट्स को अवार्ड करो। एंड मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स जो हैं वो मार्च में हो चुके हैं। 8,581 किलोमीटर जो अवार्ड किया गया था FY24 में, 3,709 किलोमीटर अवार्ड किया गया था लास्ट मंथ में उसमें से। तो मतलब ऑलमोस्ट हाफ जो प्रोजेक्ट्स एलोकेशन हुए हैं वो लास्ट महीने में हुए हैं, पूरे साल में जो अभी तक हुए थे उसके। तो जो अवार्ड फिगर है नेशनल हाईवेज का 2023-24 में वाज अगेंस्ट द टारगेट ऑफ 13,290 किलोमीटर का टारगेट था यहाँ पे। एंड यहाँ पे स्लिप भी हुआ, फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं जा पाए, इलेक्शंस थे काफी सारे, महाराष्ट्र इलेक्शन भी आ गया, सेंट्रल इलेक्शन भी आ गया। तो ये साल मैं कहूंगा काफी डिस्टर्ब रहा है और इसी की वजह से जीडीपी डेटा में भी हमें ये जो ग्रोथ देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं इसका रीजन ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे काफी बढ़िया एक्सपेक्टेशंस है इस बार।
ठीक है, यहाँ पे रिलेटेड हैं कि प्रोजेक्ट्स जो होंगे ये होंगे एक्सप्रेसवेज के, 6 लेनिंग होंगे क्राउडेड स्ट्रेचेस के ऑफ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल एंड 2 लेनिंग होंगे हाईवेज के अंडर नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। तो यहाँ पे स्पेशल प्रोग्राम्स है डेवलपमेंट ऑफ रोड कनेक्टिविटी इन नक्सल अफेक्टेड एरियाज के लिए भी, जहां पे हम लास्ट माइल कनेक्टिविटी देना चाहते हैं। तो नक्सल एरियाज में भी काफी ज्यादा डेवलपमेंट के चांसेस हैं। तो यहाँ पे काफी ज्यादा मैं कहूंगा एक्टिविटी रहने वाली है व्हेन इट कम्स टू इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड स्पेसिफिकली मैं बात कर रहा हूं रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की। आते हैं अगले आर्टिकल पे, नो परमानेंट क्रच, ये एक एडिटोरियल है और यहाँ पे बात हो रही है रिपोर्ट्स की। राइटर का कहना है कि रिपोर्ट्स इंडिकेट कर रहे हैं ना कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर हैं जहां पे बायर ने क्लेम किया है सब्सिडी, ठीक है, सब्सिडीज क्योंकि मिलती है, वो अब नीचे आ चुके हैं 3 साल के लो पर। यस, एंड ये जो है इट शुड नॉट रिंग एनी अलार्म बेल्स, कोई ज्यादा आपको अलार्म होने की जरूरत नहीं है इससे, क्योंकि अगर आप देखेंगे आउट ऑफ 6.5 लाख ई स्कूटर्स जो बिके हैं ना अप्रैल के महीने से लेके अक्टूबर के महीने तक, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, ठीक है, यहां पे सब्सिडी क्लेम की गई थी कितने के लिए, 3,29,000 के लिए, और बिके कितने हैं 6.5 लाख, सिर्फ हाफ यूनिट्स के लिए। और इसको कंपेयर कीजिए FY24 से जहां पे टोटल सेल्स थे 9.5 लाख के और 89% कंज्यूमर्स ने सब्सिडी अवेल किया, एंड FY23 में तो 93% था डेटा में। तो नंबर ऑफ कंज्यूमर जो है जो सब्सिडी अवेल कर रहे हैं वो डिक्लाइन हो गया है पहले से, एंड जो नंबर ऑफ यूनिट्स बिके हैं वो बढ़े हैं 37% सेम पीरियड। तो कोई भी पॉलिसी अनकंसिस्टेंसी की आप बात नहीं कर सकते हो, सब्सिडीज तो प्रोवाइड किए जा रहे हैं बाय गवर्नमेंट्स, फेम स्कीम, जहां पे 2 पूरे कोर्सेज ये चल चुका है। तो जो थर्ड वेरिएंट है ना स्कीम का, दो कंप्लीट होने के बाद जो थर्ड आया है, जो स्टार्ट हुआ है अक्टूबर से, हैज बीन क्राइस्टन्ड एज पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन। पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन जो है इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट में ये चल रहा है, एंड सब्सिडी अमाउंट जो है इसे कट कर दिया गया है फ्रॉम अ हाई ऑफ 85% टू 30% फेम 2 में। तो फेम 2 एंड होगा मार्च में, एंड हुआ मार्च में, एंड अप्रैल से सितंबर तक एक इंटरिम स्कीम लाई गई जिसे हम कहते हैं EMPS, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम, जहां पे तो और छोटा आउटले रहा सब्सिडीज का। तो टोटल सब्सिडी जो क्लेम की जाती है ना अगर करते भी तो बहुत ही कम है, राइट। एंड फर्दर जो फेम 2 है वो कंट्रोवर्सी में भी रहा, जहां पे एलिगेशंस आए कुछ मैन्युफैक्चरर्स के कि उन्होंने कुछ लोगों ने रॉन्गली क्लेम किए हैं सब्सिडीज को, और एज अ रिजल्ट लोकलाइजेशन नॉर्म्स और स्ट्रिक्ट किए गए और ऑडिट्स को भी और ज्यादा स्ट्रांग बनाया गया यहाँ पे, ताकि कोई भी इजीली मतलब कुछ फ्रॉड करके या गलत दिखा करके रीइंबर्समेंट क्लेम ना कर ले गवर्नमेंट से। अगर आप देखेंगे मूविंग अवे फ्रॉम माइक्रो डिटेल्स ऑफ सब्सिडी स्कीम, इंपॉर्टेंट ये है कि जो नए वेरिएंट्स भी आए हैं ना जो अंडरलाइन करते हैं सिग्निफिकेंट एवोल्यूशन इन अप्रोच टुवर्ड्स फॉस्टिंग इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। तो यह कह रहा है कि अगर आप माइक्रो डिटेल ज्यादा डिटेल में अभी ना देखो ना, तो इंपॉर्टेंट ये है कि जो नए वेरिएंट आ रहे हैं वो हाईलाइट करते हैं कुछ बड़े एवोल्यूशन, बड़े बड़े चेंजेस, और इनका अप्रोच क्या है कि हम फॉस्टर करें इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को। फॉस्टर करना मतलब बेसिकली सपोर्ट करें इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के ग्रोथ को। एंड कुछ स्टेक होल्डर्स कंसर्न है कि आप सब्सिडीज तो घटा दे रहे हो। देखो दुनिया भर में अगर आप देखो ना इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पे सब्सिडी घटी है, और यार कब तक हम लोग सब्सिडीज प्रोवाइड करते रहेंगे। इवेंचुअली प्रोडक्ट को इतना अच्छा होना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना बढ़िया होना पड़ेगा कि लोग बाय चॉइस उनके पास कोई इससे बेस्ट ऑल्टरनेटिव हो ही ना। लेकिन एक डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया या किसी भी दूसरी डेवलपिंग कंट्री को देख लीजिए आप, इजी नहीं रहने वाला है, ठीक है, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को यहाँ पे अडाप्ट करवाना इस तरीके से। तो ईवी अडॉप्शन ग्रो कर रहा है, और इंडिया इंडस्ट्री का जो टेक्नोलॉजिकल और मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज है ये भी पहले से काफी एक्सपैंड हुई है, लेकिन गवर्नमेंट का जो सपोर्ट है लॉजिकल और नेसेसरी, इसमें रिकैलिब्रेशन यहाँ पे चाहिए होगा। सब्सिडीज क्या करते हैं, ये नैसेंट मार्केट्स में हेल्प करते हैं। जब मार्केट शुरुआत होती है किसी प्रोडक्ट की, लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, आपको एजुकेट भी करना है, तो ये परमानेंट कोई चीज नहीं है, सब्सिडी पूरी जिंदगी तो नहीं रह सकती है। तो गवर्नमेंट एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल दे रही है कि भाई अब आप जो है अपने पैरों पर चलिए, मार्केट ड्रिवन ग्रोथ को फॉलो कीजिए, हम आपको एक लिमिटेड सपोर्ट ही दे सकते हैं, और हमने किया भी जब आपने शुरुआत की। तो डिसीजन था कि इंट्रोड्यूस करें स्ट्रिक्ट लोकलाइजेशन रिक्वायरमेंट्स लाइक मैंडेटिंग ओवर 50% ऑफ कंपोनेंट्स सोर्स्ड लोकली। मतलब
आपको सब्सिडीज मिलेंगी अगर आप 50% जो आपके कंपोनेंट्स हैं आप लोकली उन्हें सोर्स करो, इंडिया से लो, मेक इन इंडिया करो, तो आपको सब्सिडीज और बढ़िया मिलेंगी। तो कंट्रीज जैसे कि नॉर्वे, चाइना, जो लीडर्स है ना ईवी एडॉप्शन में, इन्होंने भी इसी तरीके से स्केल किया अपने सब्सिडीज को जब इनके मार्केट मैच्योर हुए तब। तो मार्केट को अभी मैच्योर होने देना पड़ेगा एंड फिर गवर्नमेंट को आगे और एक्शन लेने होंगे, रिकैलिब्रेट भी करना होगा अपने पॉलिसीज को। तो जो गवर्नमेंट का अप्रोच है वो अलाइन करता है इंटरनेशनल ट्रेंड के साथ, जैसा चाइना ने किया। और चाइना तो केस स्टडी होना चाहिए हमारे लिए, जहां पे पब्लिक फंड्स एलोकेट होंगे जुडिशियसली, बहुत ही सोच समझ के, ऐसे नहीं कि बिल्कुल पैसे आप उड़ा रहे हो। एंड जो बैटरी कॉस्ट डिक्लाइन जब आएगा, बैटरी कॉस्ट में इकोनॉमीज ऑफ स्केल इंप्रूव होंगे। इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है? जैसे अगर आप 10 चॉकलेट्स बना रहे हो तो एक चॉकलेट की कीमत ना बहुत ज्यादा होगी, लेकिन अगर आप 1 करोड़ चॉकलेट बनाओ तो पर यूनिट कॉस्ट आप देखोगे ना बड़ा कम आएगा। ठीक है, 10 चॉकलेट बनाने से। अब 10 हाथ से बनाओगे, मशीन से तो बनाओगे नहीं, तो आपको 10 लोग रखने पड़ेंगे, राइट? या 2 लोग रखने पड़ेंगे, 4 लोग रखने पड़ेंगे पूरे प्रोसेस के लिए, पैकेजिंग के लिए अलग से। अगर आप किसी दुकानदार को कहोगे कि मुझे 10 पैकेट्स चाहिए पैकेजिंग के लिए, वो भी और महंगा देगा, आप होलसेल से नहीं खरीद पाओगे, आपको रिटेल से लेना होगा। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल जैसे जैसे इंप्रूव होती है ना, ये ध्यान रखिएगा, वैसे वैसे कॉस्ट हमेशा कम आता है। तो हमेशा हम वेट करते हैं कि किसी भी इंडस्ट्री में इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे काम किया जाए, तो सब्सिडीज की जरूरत भी यहाँ पे डिमिनिश हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो इस टाइमलाइन को अगर हम थोड़ा और तेजी से लेकर चलें और तेज कर पाएं, तो यहाँ पे काफी बढ़िया कॉम्पिटिटिव ईवी मार्केट हम बना सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को एंड वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।